हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब सामान्य विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हवा की अनुपस्थिति में और अयस्क पिघल जाने के लिए अपर्याप्त तापमान पर संकेंद्रित अयस्क के तापन की प्रक्रिया कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए है रोस्टिंग, बी है कैल्सिनेशन, सी है इलेक्ट्रोलिसिस, डी है रिडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको जो है रोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, हवा की जो अनुपस्थिति में और अयस्क पिघल जाने की जो अपर्याप्त तापमान होता है उस पर जो संकेंद्रित अयस्क के तापमान की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है रोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, कैलामाइन एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर का, बी है जिंक का, सी है आयरन का, डी है एल्यूमिनियम का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिंक का। कैलामाइन जो होता है वो जिंक का जो है अयस्क है और कैलामाइन का सूत्र जो होता है वो होता है ZnCO3। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है, इसको भी याद रखिएगा आप सब। और जिंक या इसी को जस्ता भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इसी को जो है जस्ता भी कहते हैं। इसका एक और भी अयस्क है जो हमेशा पूछा जाता है, जिनसाइड भी होता है। ठीक है, क्या होता है? जिनसाइड, ZnO। ठीक है, कैलामाइन का एक और अयस्क होता है जो जिनसाइड कहलाता है, ZnO, और कैलामाइन जो होता है वो ZnCO3। ठीक है, ये जिंक का ये दोनों जो है अयस्क हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्ठी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है रोस्टिंग, बी है कैल्सिनेशन, सी है रिफाइनिंग, डी है स्मेल्टिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, वात्या भट्ठी में जो प्रक्रिया की जाती है, जिस सेल्सियस पे जो है माल को डाला जाता है, निकाला जाता है, उस सभी जो प्रक्रिया मिला करके होती है जो है उसको क्या कहा जाता है? स्मेल्टिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मृदु इस्पात में कार्बन की लगभग प्रतिशतता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है 0.02 से 0.10%, बी है 0.15% से 0.30%, सी है 0.50% से 0.80%, डी है 0.80% से 1.10%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मृदु इस्पात में जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो 0.3% के लगभग 3% से कम, ठीक है, के कम के बराबर जो है होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक लाल तप्त स्थिति 800 अंश सेल्सियस के ऊपर एक कठोर स्टील तप्त किया जाता है और फिर तुरंत उसे जो है ठंडे पानी या तेल में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से स्टील को कौन सा गुणधर्म मिल जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कठोरता, बी है मृदुता, सी है दृढ़ता, डी है नम्यता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कठोरता। ठीक है, जब स्टील को जो है लाल तप्त भट्ठी से 800 अंश सेल्सियस से ऊपर जो है तप्त किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, फिर उसको जो है तुरंत ठंडे पानी या तेल में जो है डाल दिया जाता है, तो वह जो प्रक्रिया होती है वो किस लिए डाला जाता है? उसकी कठोरता के लिए। ठीक है, उसको मजबूती के लिए होता है। ठीक है, तो उसमें कठोरता का जो है गुणधर्म आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, H1N1 विषाणु से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए है स्वाइन फ्लू, बी है चिकनगुनिया, सी है डेंगू, डी है एवियन फ्लू। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वाइन फ्लू। ठीक है, H1 और N1 जो है ये एक विषाणु है जो इसके फैलने से जो है स्वाइन फ्लू जो है नामक बीमारी होती है और इसको जो है इन्फ्लूजा वायरस भी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लूजा वायरस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्फ्लूजा वायरस भी इसे कहा जाता है। इसमें जो है हल्की सर्दी गर्मी जो है और नाक का बहना, सर दर्द होना जो है यही इसके लक्षण होते हैं।
ठीक है। तो स्वाइन फ्लू जो है किस विषाणु से होता है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो H1N1 विषाणु नामक जो है विषाणु से जो है ये फैलता है। इसको जो है दूसरा नाम इन्फ्लुएंजा वायरस भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है मेलानिन, सी है विटामिन, डी है टॉक्सिन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसको जो है मेलानिन कहा जाता है। ठीक है, जो जैविक रंजन बायोलॉजिकल पिगमेंट होता है जिनमें मनुष्यों के त्वचा का रंग जो है निर्धारित किया जाता है, जो एक तरह से कहा जाए कि जो है कॉस्मेटिक के रूप में होता है, तो वो जो है उसको जो है मेलानिन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक तथा उल्टा, बी है काल्पनिक तथा सीधा, सी है वास्तविक तथा सीधा, डी है वास्तविक तथा उल्टा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, यक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतया अवशोषित करता है, बी है यक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, सी है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, अपेक्षाकृत क्रिस्टल में अंतरा परमाणुक दूरी के बराबर होती है, एक्स किरणों के लिए जो है क्रिस्टल पूर्णतया पारदर्शी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्स किरणों का उपयोग जो क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए होता है उसमें जो है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि जो है वो समान होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है H5N1, बी है H1N5, सी है N5H1, डी है N1H5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, H5N1। ठीक है, और इसको जो है बर्ड फ्लू वायरस कहा जाता है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी इसी को जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को जो है इसको बर्ड फ्लू वायरस भी कहा जाता है और एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। दोनों पॉइंट्स में से कभी न कभी हमेशा जो है पूछता रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन, डी है जल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पादक होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे होता है ना उपभोक्ता और उपयोगकर्ता और जो है मुख्य उपयोगकर्ता, तो जो अंतिम उत्पाद होता है वो जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए है आधिविक्र ग्रंथि से, बी है थायराइड ग्रंथि से, सी है थाइमस से, डी है पीत पिंड से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आधिवृक्क ग्रंथ से। ठीक है, शरीर में जो रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है वो आधिवृक्क ग्रंथि से किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, बी है पेचिस, सी है नाइट ब्लाइंडनेस, डी है कमजोरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। ठीक है, रतौंधी भी। ठीक है, तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमस तथा उरुअस, बी है फेबुला तथा टिबिया, सी है फेबुला तथा उल्मा, डी है टिबिया तथा बहिप्रकोष्ठिता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फेबुला तथा जो है टिबिया जो है मनुष्य के शरीर में पैरों की जो हड्डियां होती हैं उसमें जो है फेबुला तथा टिबिया होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष ग्रंथि द्वारा, बी है पित्ताशय द्वारा, सी है आंत द्वारा, डी है पेनक्रियास या अग्नाशय द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पित्ताशय द्वारा, ठीक है, पित्ताशय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन नंबर ए है एम्फेसेमा, बी है लकवा या पक्षाघात, सी है प्रवाहिका, डी है पेचिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पेचिस होता है, ठीक है, इससे जो है पेचिस होता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो प्रमुख रोग है वो पेचिस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग निम्नलिखित को प्राप्त करने में होता है। ऑप्शन नंबर ए है कास्ट आयरन से स्टील में, अपने अयस्क से एल्यूमिनियम में, व्यावसायिक मात्रा में क्लोरीन में, अपने अयस्क से जिंक में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो बेसेमर कन्वर्टर होता है उसका उपयोग किया जाता है कास्ट आयरन से, जो होता है उसको जो है स्टील में परिवर्तन करने के लिए जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां है, रस्ट जंग जो होता है, जो लोहे पर जंग लगता है, कि रासायनिक संरचना क्या है, मतलब रासायनिक उसका सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2Fe2O3 और C3H2O, ठीक है। ये जो है जंग का रासायनिक सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है, तो इसको जो है आप लोग ये है याद रखिएगा। 2Fe2O3 और जो है 3H2O, ठीक है। ये जंग जो लोहे पर जंग लगता है, मूर्छा जिसको हम कहते हैं, बारिश वारिश में देखते होंगे आप लोग, लग जाता है, तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है, तो ये उसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, नीचे लिखे नियम को पढ़िए और पहचानिए। एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में समान संख्या के अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ये जो है गे लुकास का नियम है, बी है आवोगाद्रो का नियम है, सी है चार्ल्स का नियम है, डी है बॉयल का नियम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आवोगाद्रो का नियम है। उन्होंने कहा था कि एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत जो है सभी गैसों के आयतन में जो है समान संख्या के अणु होते हैं। ये जो नियम दिया था ये आवोगाद्रो ने दिया था, ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर इलेक्ट्रोलाइट है? ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध जल, बी है HCl, सी है HNO3, डी है CuSO4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, HCl, ठीक है। ये जो है गैर इलेक्ट्रोलाइट है, HCl जो होता है ये गैर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, जब सांद्र HNO3 का एक भाग सांद्र HCl के 3 भागों से मिश्रित किया जाता है तो एक शक्तिशाली विलायक उत्पन्न होता है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक्वाविलेन, बी है एक्विविलायक, सी है एक्वा रेजिया, डी है एक्वा प्यूरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्वा रेजिया होता है, ठीक है। जब सांद्र HNO3, ठीक है, HNO3 का एक भाग और जो है HCl का, ठीक है, HCl का 3 भाग का जो है मिश्रण किया जाता है तो एक विशाल शक्तिशाली विलायक उत्पन्न होता है, यानी जो है विस्फोटक एक पदार्थ उत्पन्न होता है जो एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है -273 अंश सेल्सियस, डी है +273 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, -273 डिग्री जो है सेल्सियस निरपेक्ष शून्य तापमान जो होता है, ठीक है। निरपेक्ष शून्य जो तापमान होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सांद्र H2SO4 के बीच से गुजारी जाती है क्योंकि
इसमें ऑप्शन नंबर ए है आर्द्रता मात्रा हटाने के लिए, बी है HCl गैस ऑक्सीकृत करने के लिए, सी है HCl गैस कम करने के लिए, डी है आर्द्रता मिलाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्द्रता मात्रा जो है हटाने के लिए जो है H2SO4 के विलयन से जो है इसको गुजारा जाता है। ठीक है, इसकी आर्द्रता मात्रा को जो है घटाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यों इकट्ठा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि वह पानी से भारी है, बी है क्योंकि वह पानी से जो है जोरदार अभिक्रिया करता है, सी है क्योंकि वह पानी में तेजी से विलीन हो जाता है, डी है क्योंकि उससे जो है विस्फोट हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि वह पानी में तेजी से विलीन हो जाता है। ठीक है, पानी के ऊपर जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है इसलिए इकट्ठा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पानी में जो है तुरंत विलीन हो जाता है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या है? ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे, उसमें जो है अजीब सा एक दुर्गंध निकलता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है ब्रोमीन, डी है अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लोरीन के कारण जो है उसमें से जो है दुर्गंध उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन सबसे पहले तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए है पॉल एहरलिच ने, बी है जॉन साल्क ने, सी है लुई पास्चर ने, डी है जोसेफ लिस्टर ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क ने। ठीक है, सर्वप्रथम जो पोलियो का टीका का निर्माण किया था तो वो जॉन साल्क ने किया था। इसका इस्तेमाल जो है 1955 में किया गया था। ठीक है, 1955 में जॉन साल्क ने जो है पोलियो का वैक्सीन जो था उन्होंने ही तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है अंटोनी लैवोसियर, बी है हेनरी बैकुरल, सी है मैडम क्यूरी, डी है न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंटोनी लैवोसियर ने जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था और इन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होते हैं न ही इनको नष्ट किया जा सकता है और न ही क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पदार्थ की एक अवस्था को हम दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है इस नियम को दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर, बी है एमीटर, सी है वोल्टामीटर, डी है पोटेंशियोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है वो ए मीटर से अमीटर, इसको भी अमीटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, एमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो उससे जो है मापी जाती है और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, वो एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा की मात्रा जो होता है वो एम्पियर होता है और ये जो है एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, जब साबुन के बुलबुले पर कुछ चार्ज रखा जाए, ठीक है, तो क्या होता है? जैसे साबुन का बुलबुला निकलता है, उस पर अगर कागज का छोटा सा टुकड़ा या कुछ भी चार्ज रखा जाए तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है उसकी त्रिज्या घटती है, बी है बढ़ती है, सी है बुलबुला समाप्त हो जाता है, डी है बुलबुला फैलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो घट जाता है। ठीक है, जो बुलबुला होता है अगर उस पर कोई टुकड़ा रखते हैं तो वो जो है थोड़ा सा जो है मतलब सिकुड़ने लगता है। ठीक है, इस तरह से सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो जो है घट जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए है टिन, बी है तांबा, सी है जस्ता, डी है एल्यूमिनियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जस्ता। इंसुलिन में जो है जस्ता मौजूद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, क्लोरोमाइसिटिन एक दवा है, आप लोग देखे होंगे। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन प्रतिरोधी है, पीड़ाहर है, प्रति अवसादक है, प्रतिजीवाणिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह एक प्रतिजीवाणिक दवा है। ठीक है, एक टैबलेट आता है ना क्लोरोमाइसिटिन, तो एक प्रतिजीवाणिक एक दवा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, पैरासीटामोल आप लोग देखे होंगे,
यह एक पीड़ाहार है, बी है एक प्रतिजैविक है, सी है एक सल्फा ड्रग है, डी है पेट का अल्सर बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते होंगे आप लोग कि जो है दर्द वर्द होता है तो लोग जो है एक पैरासीटामॉल लेकर के खा लेते हैं, तो ये जो है पीड़ाहार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, रोगाणुनाशक एंटीस्पेटिक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ जो आइडोफार्म होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, CHI3। ठीक है, ये आइडोफार्म का जो है रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और ये जो है रोगाणुनाशक होता है। ठीक है, इसको रोगाणुनाशक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगाने हेतु उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोबाल्ट 60, बी है सोडियम 24, सी है यूरेनियम 238, डी है आर्सेनिक 74। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम 24। ठीक है, सोडियम 24 जो होता है ये परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के जो है थक्के का पता लगाने का कार्य करता है। ठीक है, तो सोडियम एक धातु है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सोडियम जो है एक धातु है। ठीक है, और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो इसका होता है वो 23 होता है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। सोडियम जो होता है एक धातु होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, और जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 23 होता है। और ये जो परिवहन, ये जो सोडियम 24 होता है परिवहन तंत्र में जो हमारे शरीर में जो जमे हुए खून होते हैं उसको जो है पता लगाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है SO2, बी है CO, सी है CO2, डी है DDT। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये DDT जो होता है वो ये वायु प्रदूषक नहीं होता है, और जो SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो होते हैं ये जो है वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और DDT जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो प्रथम जीव की उत्पत्ति मानी जाती है वो जल में मानी जाती है, मछली के रूप में। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। प्रथम जो जीव था वो जल में उसकी उत्पत्ति हुई थी, मछली के रूप में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? ऑप्शन नंबर ए है तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति तथा वेग, बी है केवल वेग तथा आवृत्ति, सी है केवल तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति, डी है केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब प्रकाश की तरंगे जो होती हैं, ठीक है, प्रकाश की तरंगे जो है कांच से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, कांच से होकर के गुजरती हैं तो उसमें जो परिवर्तन आता है, रिफ्लेक्शन आता है, तो वो जो है केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग के कारण ही आता है। ठीक है, उसी के कारण जो है ये प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां नंबर है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है ब्यूटेन, डी है हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीथेन। ठीक है, मीथेन जो होता है जैसे गाँव में सड़े गोबर में और सड़े हुए अनाजों में जो है मीथेन गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो वो जो है प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य अवयव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए है ओजोन, बी है भारी हाइड्रोजन, सी है भारी जल, डी है हाइड्रोजन पराक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारी जल। ठीक है, भारी जल जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक का काम करता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है वो मंदक का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां नंबर है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? ऑप्शन नंबर ए है एम्फेसेमा, बी है लकवा पक्षाघात, सी है प्रवाहिका, डी है पेचिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एम्फेसेमा जो होता है
वो एस्बेस्टस के कारण होता है। एम्फीसेमा एस्बेस्टस के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।